Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Faizal Khan. Today we are here to discuss the solution of AITS minor test 4th held on 17th of August 2025. Let's start our discussion. Now the first question is, a tank is filled with the water to a height of 16 cm. The apparent depth of needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 12 cm. If water is replaced by a liquid of refractive index 1.72 up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देख रहा है कि एक मीडियम दे रखा है, उस मीडियम में पहले जानते हैं अपरेंट डेप्थ क्या होता है. D apparent will be equal to D actual divided by mu, D actual divided by refractive index. अगर D actual की बात करें तो यहाँ पे देखो पहले दे रखा है 16 सेंटीमीटर हाइट पर है, और जैसे ही मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकर आए 1.72, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू आ गया 9.3 सेंटीमीटर. बल्कि एक्चुअल में पहले ये कहाँ पे एडजस्ट किया गया था, 12 सेंटीमीटर पे. मीडियम को इंट्रोड्यूस कराने की वजह से जो अपरेंट डेप्थ आया वो आया 9.3 सेंटीमीटर. तो कितना माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे शिफ्ट की वैल्यू पता कर लिए, विल बी इक्वल टू 12 माइनस 9.3 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर. तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट. नेक्स्ट question number 2. A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 90 cm. What is the area of the surface of water through which a light from the bulb can emerge out? refractive index दे रखा है. Consider the bulb as a point source. देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे मान लेते कोई एक मीडियम है, यहाँ से हाइट h पे एक बल्ब यहाँ पे प्लेस किया गया, और पूछ रहा कि लाइट जो है वो बल्ब से कितना पास होगा ये आपको बताना है, और उसका एरिया क्या कितना कवर करेगा इसके बारे में बात की गई आपसे. देखिए मान लेते ये इसने ऐसा एरिया कवर किया, लाइट यहाँ से इमर्ज हुआ, इमर्ज होकर या तो लाइट ऐसे चला जाए या तो लाइट यहाँ पे ऐसे वापस आए, तब उधर दिखेगा तो यहाँ पे TIR हो जाएगा. इस केस में अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसा मिला. अगर यहाँ पे इमर्ज हो रहा है ग्रेजिंग में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी यहाँ पे इसका एंगल ऑफ इमर्जेंस हो गया 90 डिग्री, तो इसको बोला करते हैं क्रिटिकल एंगल. सिमिलरली यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्रिटिकल एंगल, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है आपको 90 डिग्री. तो पूछा कितना एरिया कवर करेगा, तो मान लेते हैं इसका रेडियस है r, यहाँ से इसका हाइट दे रखा है आपको h के बराबर, तो ये भी एंगल आपको दिखेगा यहाँ पे tan थीटा सी. तो आप यहाँ से बता सकते हैं tan थीटा सी फ्रॉम ट्रायंगल से परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, और हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ से साइन थीटा सी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, जहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे म्यू दे रखा है. तो म्यू यहाँ से साइन थीटा मिला, तो ट्रायंगल बना लेते हैं. ट्रायंगल जैसे ही बनाया तो साइन थीटा सी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो फ्रॉम पाइथागोरस से लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर माइनस 1. तो tan थीटा सी का यहाँ पे वैल्यू मिल गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि एक रेडियस हम लोगों को मिल गया. रेडियस विल बी इक्वल टू h डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1. तो यहाँ से एरिया की बात करेंगे तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर. तो ये वैल्यूज पुट कर दिए, पाई इंटू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1. सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है, उसको पुट किया गया. तो आंसर आपके पास आएगा पहले 3.14. h आपको दे रखा है, हाइट दे रखा है 90 सेंटीमीटर, तो 90 इंटू 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लिख लिए. सेंटीमीटर में दे रखा था हाइट, तो यहाँ पे -4 स्क्वायर लिख लिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 4/3, तो ये हो जाएगा 16/9 माइनस 1. सॉल्व करने पे रिजल्ट आया आपके पास 3.27 मीटर स्क्वायर. तो ऑप्शन आ गया आपके पास 4. नेक्स्ट question number 3. A prism is made of a glass of unknown refractive index. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. The angle of minimum deviation is measured to be the 46 degree. The refractive angle of the prism is 60 degree. If the prism is placed in water, refractive index 1.33, predict the new angle of minimum deviation for a parallel beam of light. दे रखा है साइन इनवर्स 0.6 और 36.9. तो एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ अ प्रिज्म एंगल एंड मिनिमम डेविएशन डेल्टा मीन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a/2. ये रिजल्ट हम लोग जानते हैं ऐसा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस केस में पता करना है क्या होगा, जबकि आपको दे रखा है यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 60 डिग्री के बराबर. देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म इज द 60 डिग्री,
उस केस में आपके पास यहाँ पे दे रखा है मिनिमम डेविएशन 46 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 लिखे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ गया साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू आपके पास आ गया, देखिए ये मिलेगा 106 बाई 2 किया तो आ गया साइन ऑफ 53 डिग्री डिवाइडेड बाई ये हो गया साइन ऑफ 30 डिग्री। 53 की बात करें तो साइन 53 मिलेगा आपको 4/5 डिवाइडेड बाई ये आ गया आपके पास 1/2। तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आ गया 8 डिवाइडेड बाई 5 विल बी इक्वल टू 1.6। 1.6 आ गया कब, जब यहाँ पे विदाउट वाटर की बात कर रहे थे, किसी भी अननोन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को पता कर लिए। नाउ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड, जैसे ही वाटर को इंट्रोड्यूस किए तो अब म्यू रिलेटिव हो जाएगा। म्यू रिलेटिव को लिखेंगे हम लोग म्यू डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाटर, तो ये वैल्यू है 1.6 डिवाइडेड बाई 1.33, तो ये आ गया 1.2 के बराबर। जैसे ये वैल्यू मिला तो 1.2 अगेन आपने फार्मूला यूज किया, 1.2 इज इक्वल टू साइन ए का वैल्यू है 60 डिग्री प्लस डेल्टा इस बार पता करना डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2, और ए का वैल्यू दे रखा है 60/2। अगेन ये वाला फार्मूला फिर से यूज कर लिया हम लोग। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया साइन यहाँ से 60 डिग्री साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 30, ये आ गया आपके पास 1/2। 1/2 यहाँ से इसको सॉल्व किया तो ये मिला आपको 0.6 इक्वल टू साइन टाइम्स ऑफ ए प्लस डेल्टा, ए का वैल्यू आप जान रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर, इधर लिखे तो साइन इनवर्स 0.6 इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई 2, और साइन इनवर्स 0.6 दे रखा आपको 36.9 के बराबर। 36.9 यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, ये 60 डिग्री है 30.69 के बराबर, तो डेल्टा यहाँ पे अप्रॉक्स में आ जाएगा 13.9, जिसको लिख सकते हैं आप 14 डिग्री। तो ऑप्शन आया आपके पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। A beam of light converges at a point P. Now a lens is placed in the path of the convergent beam 20 cm from P. At what point does the beam converge from the lens if the lens is a concave lens of focal length 30 cm? देखिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कोई लाइट बीम है, लाइट बीम पर्टिकुलर यहाँ पे इस पॉइंट पे आके कहीं कन्वर्ज हो रहा है, ये P पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। अब क्या किया गया, इसी के बीच में एक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिए कॉनकेव लेंस को, ऐसा कॉनकेव लेंस को इंट्रोड्यूस कराया। जैसे ही कॉनकेव लेंस को इंट्रोड्यूस कराया तो यहाँ पे इसका काम क्या है, डाइवर्ज करा देना। ये देखिए इसका काम है डाइवर्ज, ये लाइट रे जो इंसिडेंट होगा इसको डाइवर्ज करा के कहीं यहाँ पे मीट कराया, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जहाँ पे बन रहा है इमेज। इस पॉइंट का इस लेंस से यहाँ से डिस्टेंस सेपरेशन दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे u की वैल्यू, तो पहले फार्मूला यूज कर सकते हैं लेंस का, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो या फिर 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। यहाँ पे फोकल लेंथ चूंकि इसका निगेटिव होता तो माइनस का 30 लिखे, प्लस ये आ गया आपके पास 1/20, चूंकि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ही डिस्टेंस को मेजर करें इसलिए इसको पॉजिटिव लिखे। तो जब इसको पॉजिटिव लिखे तो यहाँ पे सॉल्व किए तो रिजल्ट आ गया कितना आपके पास -60, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 20, ये दिखा -30, तो ये आ गया माइनस का 10 डिवाइडेड बाई, सॉरी ये 600 होगा डिवाइडेड बाई 600। तो यहाँ से सॉल्व किए तो v का वैल्यू आ गया प्लस का 60 सेंटीमीटर। तो आंसर आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। ऑब्जेक्टिव जो दे रखा है उसको लिख ले रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, तो आई पीस का फोकल लेंथ तो एफ आपको दे रखा है 6.25 सेंटीमीटर। फिर द एंड सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब d इक्वल टू जो कि वैल्यू होता है वी ओ प्लस यू ई का, ये दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर के बराबर। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। चूंकि इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है, तो फॉर आई पीस के लिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फॉर आई पीस लेंस के लिए, तो वी ई का जो वैल्यू होगा वो मिल गया आपको 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गया आपको माइनस का 25 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से सबसे पहले पता कर लेंगे, तो 1/VE लेंस फार्मूला यूज किए, -1/UE इक्वल टू 1/FE, माइनस का 1/25 माइनस का ये 1/UE इक्वल टू 1/FE, जो कि दे रखा है आपको 1/6.25।
तो यहाँ से इसको सॉल्व किए तो यू ई का वैल्यू आ गया आपके पास 5 सेंटीमीटर, यहाँ पुट कर लिए तो यहाँ से वी ओ मिल गया दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। जब यहाँ पे पुट किए यू ई की वैल्यू को तो वी ओ मिल गया। जैसे ही वी ओ मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का यहाँ पे इमेज है, तो जैसे ही वी ओ मिला तो 1 अपान वी ओ माइनस 1 अपान यू ओ इक्वल टू 1 बाई एफ ओ। यहाँ पे ये वैल्यू आ गया आपके पास 1 बाई 15 माइनस 1 बाई यू ओ इक्वल टू 1 बाई एफ ओ का वैल्यू दे रखा है 2.5। तो यहाँ से सॉल्व किए तो रिजल्ट आ गया यू ओ इक्वल टू माइनस 3 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे रिजल्ट मिला तो पूछा क्या गया आपसे कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, तो मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम विल बी, जब इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे बने तो लिखते हैं हम लोग वी ओ डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ यू ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई। सारी वैल्यूज पुट कर दिए। वी ओ का वैल्यू आपके पास 15 है, इसका वैल्यू आपके पास 3 आया, तो 1 प्लस डिस्टिंक्ट विजन 25 डिवाइडेड बाई ये 6.25, ये वैल्यू दे रखा है 6.25। सॉल्व किए तो रिजल्ट आ गया आपके पास 25। तो आंसर दिखा आपको यहाँ पे 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A person with a normal near point 25 cm using a compound microscope with objective of focal length 9 mm and an eyepiece of focal length 2.7 cm can bring an object placed at 12 mm from the objective lens। देखिए जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के यहाँ पे दे रखा है 12 mm के बराबर, 12 mm तो इसको लिख सकते हैं 1.2 सेंटीमीटर के बराबर। दूसरी बात दे रखा है यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस और फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, तो एफ ओ दे रखा है 9 mm जिसको लिख सकते हैं 0.9 सेंटीमीटर के बराबर। एंड फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस वो आपको दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर के बराबर, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। 12 mm ये दे रखा है ऑब्जेक्टिव शार्प फोकस। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच के सेपरेशन के बारे में पूछा गया आपसे। तो D इक्वल टू जानते हैं आप ये वी ओ प्लस यू ई के बराबर। तो पहले हम लोग को पता करना होगा वी ओ और यू ई, अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ये आई पीस है, तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए यूज किए फार्मूला। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस लिख सकते हैं भाई 1 बाई वी ओ माइनस 1 बाई यू ओ इक्वल टू 1 बाई एफ ओ, तो 1 बाई वी ओ इक्वल टू 1 बाई एफ ओ प्लस 1 बाई यू ओ। ये वैल्यूज पुट किए। 1 बाई एफ ओ आपको दे रखा है 1 अपान 0.9 सेंटीमीटर, ये प्लस, लेकिन इसकी वैल्यू किस में आता है, माइनस में लिखेंगे हम लोग, तो माइनस 1 अपान 1.2। सॉल्व करने पे ये वैल्यू आ गया वी ओ इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर के बराबर। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये मिल गया, तो जानते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन फॉर आई पीस के लिए एम ई इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ ई के बराबर होता है। और इसी मैग्नीफिकेशन को लिख सकते हैं हम लोग, पहले यहाँ से रिजल्ट लिख लेते हैं। 1 प्लस डी का वैल्यू है 25 और एफ ई का वैल्यू आपको दे रखा है 2.5, तो 2.5 तो ये वैल्यू आ गया 11 के बराबर। तो मैग्नीफिकेशन हम लोग जानते हैं आई पीस होता क्या है, इमेज वी ई डिवाइडेड बाई यू ई के बराबर। तो यहाँ से मिल सकता है आपको यू ई, तो यू ई का वैल्यू आ गया वी ई डिवाइडेड बाई एम ई, फॉर आई पीस के लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ पे वी ई देखिए आपको दे रखा है डिस्टिंक्ट विजन है यहाँ पे, तो यू ई विल बी इक्वल टू वी ई का वैल्यू है आपके पास 2.5, ये 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई एम ई का वैल्यू आ गया 11, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 2.273 के बराबर, 2.273 के बराबर। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिए, तो D विल बी इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई, दैट इज 3.6 प्लस 2.273 विल बी इक्वल टू 5.87 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट 5.87 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट 7, a geon refracted telescope at an observatory has an objective lens of focal length 20 meter. If an eyepiece of focal length 2 cm is used to view the moon, what is the diameter of the image of the moon formed by the objective lens? The diameter of the moon is 3 into 10 power 6 meter and the radius of lunar orbit is 4 into 10 to the power 8 मीटर दे रखा है। देखिए कुछ यहाँ पे अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस ही यूज़ करेंगे टू व्यू द विजुलाइज करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि इमेज ये बना रहा है। यहाँ पे मान लेते कोई एक मून है, ये मून का इमेज इसने बनाया कुछ ऐसा,
जिसका इमेज आपको यहाँ दिखा है ऐसे, ये है इमेज, दिस इज द इमेज, ये है मून, यहाँ पे मून की बात कर लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके डायमीटर को d लिख ले रहे हैं, यहाँ से इसका डिस्टेंस दे रखा है r1 के बराबर। अब यहाँ पे इसका डिस्टेंस पूछ रहा है क्या होगा, उसको d मान लेते हैं, और जबकि ये यहाँ पे ये जो हो जाएगा इसके, सॉरी ये डायमीटर आपसे पूछा है, और जबकि ये डिस्टेंस जो होगा ये इसके जस्ट फोकस पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा तो इसके फोकल लेंथ के बराबर। तो यहाँ से देखिए क्या इसको हम लोग FO लिख सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो जितना एंगल सबस्टेंड करेगा यहाँ पे ये लेंस मून के लिए, उतना ही एंगल सबस्टेंड होगा यहाँ पे इमेज के लिए। तो आप लिख सकते हैं कि एंगुलर पोजीशन फॉर मून एंड एंगुलर पोजीशन फॉर इमेज विल बी सेम। और एंगल की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप d डिवाइडेड बाई r1 विल बी इक्वल टू d डिवाइडेड बाई, ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे FO के बराबर। सारी वैल्यूज को पुट किए तो d इज इक्वल टू आ गया आपके पास d इंटू FO डिवाइडेड बाई R1। वैल्यूज पुट कर देते हैं, डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर ऑफ द मून इज 3 इंटू 10 टू द पावर 6। FO का जो वैल्यू है वो दे रखा है आपको, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 20 मीटर, तो यहाँ 20 पुट किए, डिवाइडेड बाई R1 का वैल्यू दे रखा है आपको 4 इंटू 10 टू द पावर 8। देख रहे हैं आप ये 6 और 8 इससे कट हो गया, ये इससे कट हुआ, तो आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर के बराबर। तो ऑप्शन आपके पास आ गया 2। नेक्स्ट Question number 8. A small pin fixed on a tabletop is viewed from the above at a distance of 60 cm. By what distance would the pin appear to be raised if it is viewed from the same point through a 24 cm thick glass slab held parallel to the table, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको। यानी कि अगर यहाँ पे ग्लास स्लैब आ गया जिसका थिकनेस यहाँ पे t दे रखा है आपको, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहाँ पे व्यू करने के लिए आपको देखने के लिए नॉर्मल शिफ्ट की बात आएगी। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस्ड है जिसको पिन होल बोल रहे हैं, यहाँ पे दिस इज द पिन होल, कितना इसमें शिफ्टिंग होगा ये आपसे पूछा, जिसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू जानते हैं फार्मूला 1 माइनस म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ स्लैब इनटू थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो यहाँ पे वैल्यू पुट के 1 माइनस, यहाँ मीडियम 1 है, जबकि इसका स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 3/2 इंटू थिकनेस दे रखा है 24 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसको और सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ये 2 ऊपर गया 3, तो 1/2 इंटू 24, तो ये आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर के बराबर। सॉरी ये 3/2 2 पर, सॉरी यहाँ 3 बचेगा, सॉरी 3 आ जाएगा बेस में, नहीं एलसीएम लेंगे, देखिए 3 दिखेगा आपको यहाँ से एलसीएम में, बिकॉज ये 2 ऊपर जाएगा। देखिए रिजल्ट को फिर से लिख ले रहे हैं, 1 माइनस ये बचेगा 2/3 इंटू 24, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 24 विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आएगा आपके पास सेकंड। नेक्स्ट Question number 9. A screen is placed 130 cm from an object. The image of an object on the screen is formed by a convex lens at two different locations separated by 50 cm. Determine the focal length of the lens. देखिए हम लोग जानते हैं लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से बात करेंगे। लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड जिसके लिए फोकल लेंथ होता है F इक्वल टू फार्मूला यूज किया d² माइनस d² डिवाइडेड बाई 4 इंटू डी, जहाँ पे डी स्मॉल डी क्या है, सेपरेशन ऑफ द टू इमेज ऑफ अ वन ऑब्जेक्ट। वहाँ पे देखिए अगर हम लोग इसकी बात करें तो एक ही ऑब्जेक्ट का 2 इमेज बनेगा अगर लेंस को सेपरेट कर दे किन्हीं 2 पोजीशन के बीच में। ये स्क्रीन है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से स्क्रीन के डिस्टेंस को बोलते हैं यहाँ पे कैपिटल डी। एक ही ऑब्जेक्ट का 2 इमेज मिलेगा ड्यू टू 2 पोजीशन ऑफ लेंस, इसीलिए इसको बोलते हैं लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसका ये फार्मूला यूज किए। तो डी आपको दे रखा है 130 सेंटीमीटर और दूसरा आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो 130 का स्क्वायर लिखे, दूसरे को 50 का स्क्वायर लिखे, चूंकि सेंटीमीटर में सब दे रखा था, और ये आ गया आपके पास 130 सेंटीमीटर की ये वैल्यू, ये भी पुट किए, सॉल्व किए, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 27.7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। Next. Question number 10.
In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.36 centimeter and the screen is placed 1.8 meter away. The distance between the central fringe, bright fringe and the sixth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wavelength of the light used in the experiment. तो position of bright fringe in case of Young's double slit according to concept 1n lambda d by d. तो ये सेपरेशन दे रखा आपको 1.2 सेंटीमीटर के बराबर, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1.2 सेंटीमीटर, तो मीटर में पुट किए। एन आपको दे रखा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, कौन सा दे रखा है भाई यहाँ पे, डिटरमाइन द वेवलेंथ, ये सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज, देखिए सिक्स्थ ब्राइट फ्रिंज है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 आ गया। लैम्डा पता करना है। कैपिटल डी आपको दे रखा है कैपिटल डी दे रखा है आपको वैल्यू 1.8 मीटर, तो इसकी वैल्यू 1.8 लिखे। डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स दे रखा है 0.36 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किए। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किए, सॉल्व किए, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4000 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो ऑप्शन दिखेगा आपको यहाँ पे 4। Next, question number 11. In Young's double slit experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k unit. What is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 6? जानते हैं हम लोग किसी भी इंस्टेंट पर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी आई मैक्स विल बी आई इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 5/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू बोल रहा के के बराबर है। दोबारा जब दिया गया है यहाँ पे पाथ डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फेज डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस का फार्मूला यूज किया 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज 2π/λ, और डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट किया गया λ/6 के बराबर। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास π/3। जैसे π/3 मिला तो न्यू जो इंटेंसिटी होगा वो लिखेंगे आई मैक्स, और आई मैक्स की वैल्यू आप जानते हैं 4I0 के बराबर। अगर यहाँ पे इंटरफेरेंस सोर्स अगर सेम हो तो आई मैक्स को लिख सकते हैं 4I0 इंटू कॉस स्क्वायर 5 का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे π/3, तो नीचे मल्टीप्लाई होकर π/6 आ गया। π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं आई मैक्स इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री √3/2, तो क्या इसको लिख सकते हैं 3I मैक्स डिवाइडेड बाई 4, और आई मैक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है के यूनिट के बराबर, देखो दे रखा है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3/4 ऑफ के के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट, question number 12. In a double slit experiment, the angular width of a fringe is found to be 0.36 degree on a screen placed 120 centimeter away. The wavelength of light used is 500 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in a water? अगर हम लोग यहाँ पे एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करें तो लैम्ब थीटा इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, या इसको लिख सकते हैं लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, बिकॉज बीटा फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा डी बाई डी, तो डी से डी कट हो गया। मीडियम की बात करें तो थीटा इन मीडियम एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन अ मीडियम विल बी इक्वल टू लैम्डा ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। अगर लैम्डा ऑफ मीडियम की बात करें तो ये होता है लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम इनटू डी, यानी कि लैम्डा बाई डी इनिशियल वैल्यू है, तो आ गया यहाँ पे इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे देखो थीटा एंगुलर पोजीशन इन अ मीडियम विल बी इक्वल टू, एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात कर रहे हैं तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ दे रखा है आपको 0.36 डिग्री डिवाइडेड बाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है आपके पास 4/3 के बराबर। ये 4/3 के बराबर हो गया, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ गया आपके पास 0.26, क्योंकि यहाँ से 93 आ जाएगा 0.27 डिग्री के बराबर, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, question number 13. In double slit experiment using the light of wavelength 560 nanometer, the angular width of a fringe formed on the distance screen is 0.2 degree. What is the spacing between the two slits? पूछा गया क्या होगा अगर ये वैल्यू आपको दे रखा है।
देखिए हम लोग जानते हैं अगेन एंगुलर फ्रिंज विथ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय डी। तो डी आपसे पूछा गया क्या होगा, तो डी विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय थीटा। लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखा है 560 नैनोमीटर, तो 10 टू द पावर -9 लिखे, और डी का वैल्यू दे रखा है 0.2 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लिए तो π/180। तो π/180 की वैल्यू यहाँ पे पुट किए, सॉल्व किए, तो डी का वैल्यू आ गया यहाँ पे 0.16 mm के बराबर। तो ऑप्शन आया आपके पास फर्स्ट। नंबर 14, a ray of light incident at an angle theta on a refracting face of a prism emerges from the other face normally if the angle of the prism is 1.5 degree and the prism is made of material of refractive index 1.64, the angle of incidence क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। the angle of incidence will be equal to बताना है, जबकि यहाँ पे देखिए प्रिज्म दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रिज्म है ऐसा, और लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ ऐसे, और ये इमर्ज हो रहा है नॉर्मली, ऐसे जाके यहाँ टकराया ऐसे नॉर्मली। अगर नॉर्मली यहाँ पे टकराया, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। नॉर्मली टकराया तो R2 विल बी इक्वल टू 0 अदर फेस पे। नॉर्मली टकराएगा तो बिना डिफ्रैक्ट किए वो उसी दिशा में चला जाएगा, तो R2 विल बी 0। और एंगल ऑफ प्रिज्म जानते हैं A इक्वल टू R1 प्लस R2 के बराबर, तो R1 वो यहाँ पे वैल्यू मिलेगा A के बराबर, और A आपको दे रखा है एंगल ऑफ प्रिज्म इज 1.5 डिग्री, तो इसको 1.5 डिग्री के बराबर लिख लिया। फिर स्नेल्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द बाउंड्री जहाँ पे लाइट इंसिडेंट हुआ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से 1 चूँकि एयर है इंटू साइन I1 विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन R1, ऐसा लिख सकते हैं। I1 इक्वल साइन R1। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे अगर एंगल बहुत स्मॉल हो चुकी है, R1 की वैल्यू देखो 1.5 डिग्री, तो आप लिख सकते हैं I1 विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ R1 के बराबर, बिकॉज एंगल ऑफ ये रिफ्रैक्शन वेरी स्मॉल। तो ये वैल्यू पुट कर दिए, म्यू का वैल्यू आपके पास है 1.64 इंटू ये वैल्यू आ गया आपके पास 1.5, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, तो I1 का जब वैल्यू यहाँ पे पुट किए तो ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास 2.46 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A short pulse of white light is incident from air to glass slab at normal incidence. After traveling through the slab, the last color to emerge. देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ पे अगर वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर ग्रेटर देन होता है वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर से, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो म्यू इक्वल टू C/V, यानी कि म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लैम्डा, बिकॉज v बराबर f लैम्डा लिख सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी v इक्वल टू f लैम्डा के बराबर। तो ये वैल्यू आ गया आपके यहाँ पे म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v 1/ लैम्डा। यानी कि अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ कलर में, तो रिफ्रैक्टिव चूँकि यहाँ पे रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है वायलेट कलर से, तो क्या आप यहाँ पे बता सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेड कलर भी ज़्यादा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वायलेट कलर से, बिकॉज यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर ज़्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर से। तो सबसे पहले जो इमर्ज होगा वो होगा रेड कलर, सबसे लास्ट में जो इमर्ज होगा वो होगा आपके पास वायलेट कलर। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकेंड। नेक्स्ट Question number 16. An object at infinity approaches to a convergent lens of focal length f from the left to the lens with a uniform speed 7 मीटर पर सेकेंड and stops at the 2f the image. देखिए हम लोग बात करें यहाँ पे अगर एक आपके पास कन्वर्जिंग लेंस है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो u अगर एट इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ फॉर्म होता है, फोकस पे, ऐसा हम लोग जानते हैं। इमेज फॉर्म होगा कहाँ पर, फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर तो इमेज विल बी एट फोकस। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट अप्रोच करेगा टुवर्ड्स द लेंस की तरफ, वैसे वैसे इमेज जो है वो अवे फ्रॉम द लेंस मूव करना शुरू करेगा। लेकिन जो इमेज का डिस्टेंस होगा v, वो डिपेंड करेगा, जो दिस इज द इमेज डिस्टेंस, डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर एंड मीडियम के ऊपर। इमेज डिस्टेंस
वैरी करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग, यानी फोकल लेंथ जैसे जैसे अप्रोच करेगा वैसे वैसे वैरी करता जाएगा। तो इमेज डिस्टेंस चूंकि वैरी करेगा तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, तो इसका मतलब इसके पास एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। और ये इमेज चूंकि ऑब्जेक्ट अप्रोच किया लेंस की तरफ, तो इमेज कहाँ जाएगा, अवे फ्रॉम द लेंस। तो ऑप्शन आपको दिखेगा मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट question number 17. A magnifying glass is used as the object to the viewed can be brought closer to the eye than a normal near point. This result is, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ऐसा है ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे, पहले ऐसे यहाँ से देख रहे थे, ऐसे इतनी दूर से ऐसे, तो यहाँ पे जो बनने वाला यहाँ पे कांटेक्ट एंगल था, यहाँ पे जो एंगल था वो अल्फा के बराबर। जैसे ही इसको यहाँ पे नियर बाई लिया है, वेरी क्लोज लाए, अब तो यहाँ पे जो ऐसे पास होगा यहाँ से लाइन, तो ये बनेगा अल्फा डैश के बराबर, जिसको अलग से ऐसे भी देख सकते हैं। पर्टिकुलर मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे यहाँ पे इमेज के लिए बना यहाँ पे एंगल अल्फा। जैसे इसको क्लोज में लेके आए, वेरी क्लोज प्लेस किए, ऐसे क्लोजली प्लेस लेकर आए, तो अब यहीं पे देखिए ये एंगल बनेगा। अब यहाँ पे कितना अल्फा डैश, ऑब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे सेम रखे तो अल्फा यहाँ बदल जाएगा। तो देख रहे हैं आप अल्फा डैश तो ग्रेटर देन अल्फा हो गया। इसका मतलब है लार्जर एंगल टू बी सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई एंड एट द आई, चूंकि आई यहाँ से आप इसको विजुलाइज कर रहे हैं, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। हेंस व्यूड इन द ग्रेटर डिटेल, तो ए यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़े, द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू की बात ही नहीं, इनफाइनाइट मैग्निफिकेशन एट द नियर पॉइंट। तो यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ द वर्चुअल इरेक्ट इमेज, क्योंकि जब भी आप इसको पीछे तरफ एक्सटेंड करेंगे तो इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी, तो ए और बी जहां दिखेगा वो आपका ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, ये ऑप्शन विल बी 4। देखिए वैसे भी अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज मान लेते हैं ये चीज़ समझने के लिए एक आपने लेंस लिया, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन ये देखिए ऐसा, यहाँ पे आई मैन है, तो क्या होगा यहाँ पे, इसको जब पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे इस वाले को और इस वाले को, तो एक यहाँ पे आपको वर्चुअल इमेज दिखेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग बात किए द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इरेक्ट इमेज, और वो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18. For a glass prism mu is equal to 8/5, the angle of minimum deviation is equal to angle of the prism. Find the angle of prism. देखिए अगेन वो फार्मूला यूज किए, mu is equal to sin times of a plus delta min divided by 2 divided by sin of a/2, जहाँ पे a एंगल ऑफ प्रिज्म। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 8/5, वो पुट कर दिए, इज इक्वल टू बोला गया कि यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म डेल्टा मीन भी एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है, तो 2a डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2, तो ये आ गया आपके पास साइन a डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a/2। साइन थीटा का फार्मूला जाता है 2 थीटा का, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अगर यहाँ पे सिंगल है तो क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन a/2 इंटू कॉस ऑफ a/2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ a/2, ये इससे कट हो गया, तो क्या दिखा भाई आपको, कॉस ऑफ a/2 विल बी इक्वल टू 2 से 8 कट हो गया तो 4/5, और ये कितने का वैल्यू होता है, साइन ऑफ 37 कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो a इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स ऑफ 37 डिग्री, दैट इज ये आ गया आपके पास 74 डिग्री के बराबर। तो ऑप्शन दिखा आपको 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19. Consider a light beam incident from air to glass slab at Brewster's angle as shown in figure. A Polaroid is placed in the path of the emergent ray at point P and rotated about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the Polaroid. Then option क्या होगा, देखिए अगर अब यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है एट ब्रिवेस्टर्स एंगल, जिसको थीटा बी बोले, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा बी। इन दोनों के बीच में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन होता है वो 90 डिग्री। ये रिफ्लेक्टेड रे
कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है ब्रेविस्टस एंगल पे। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये जो लाइट होगा ये पार्शियली पोलराइज्ड होगा, देखो पार्शियली पोलराइज्ड होगा इमर्जेंट लाइट, जबकि ये कैसा था अनपोलराइज्ड लाइट जिसको आप ऐसे ऐसे शो कर सकते हैं, जबकि ये क्या होगा कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड। अगर यहाँ पे बात करें तो फाइनली जो रिफ्रैक्टेड रे है ये पार्शियली पोलराइज्ड है, तो इसके पास कुछ ना कुछ अनपोलराइज्ड लाइट बचा है। अगर अनपोलराइज्ड लाइट तो इसके पास इंटेंसिटी तो होगा, यानी इंटेंसिटी यहाँ पे जीरो नहीं होगा, हाँ इंटेंसिटी डिक्रीज जरूर करेगा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एज सीन थ्रू द पोलराइड शैल गो थ्रू अ मिनिमम बट नॉट जीरो, ये बात करेक्ट है फॉर टू ओरिएंटेशन ऑफ द पोलराइड। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा अकॉर्डिंगली सेकंड के बराबर, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि जीरो तो नहीं होगा, नॉट जीरो, लेकिन मिनिमम वैल्यू होगा। जैसे जैसे आप अगर इसको रोटेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलता जाएगा, तो ऑप्शन दिखा आपको सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर अ स्मॉल पिन होल एज द साइज ऑफ द होल इज इंक्रीज अकॉर्डिंगली। देखो देखिए जानते हैं थीटा एंगुलर फ्रिंज विद विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, जिसको बीटा बाई डी भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर स्मॉल ए है, पिन के होल साइज को देखो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे पिन होल के साइज को इंक्रीज के जिससे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है, तो एंगुलर फ्रिंज विद क्या होगा यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा। तो एंगुलर फ्रिंज विद तो द साइज ऑफ डिफ्रैक्शन बैंड इंक्रीजेज, गलत हो गया, द साइज ऑफ डिफ्रैक्शन बैंड डिक्रीजेस। तो ऑप्शन यहाँ पे ये वाला भी करेक्ट दिख रहा है, द इंटेंसिटी इंक्रीजेस। देखिए अगर आपने पिन होल के साइज को बढ़ाया तो लाइट वहाँ पे अब ज़्यादा कन्वर्ज होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपने साइज को बढ़ाया तो वहाँ से लाइट ज़्यादा कन्वर्ज होने की पॉसिबिलिटी दिखेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो भी क्या हो जाएगा इंक्रीजेस। तो ऑप्शन ए और बी जहाँ होगा वो कहलाएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी 3, बिकॉज साइज अगर आपने बढ़ाया तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी अब क्या होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फॉर लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। देखिए अगर पॉइंट सोर्स की बात कर रहे हैं तो पॉइंट सोर्स है तो जो वेव फ्रंट बनता है वो वेव फ्रंट कैसा होता है स्फेरिकल फॉर अ पॉइंट सोर्स के लिए। अगर स्फेरिकल है तो मान लेते हैं इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इंटेंसिटी जो होता है वो पावर डिवाइडेड बाई एरिया, पावर पी और एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो जैसे जैसे यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंटेंसिटी डिक्रीज करता जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। और वेव फ्रंट कैसा होता है फॉर अ पॉइंट सोर्स के लिए ऑलवेज स्फेरिकल। तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट, तो जहाँ दिखा वो ऑप्शन, तो ऑप्शन आया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द फोकल लेंथ आर रिलेटेड टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ अ स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर। तो जानते हैं एफ ऑलवेज विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 3√7 सेंटीमीटर। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। द एरिया of the surface of water through which light from the bulb can emerge out। फिर अगेन वही बात आगे जो जैसा भी कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ किए थे, ऐसा कुछ पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, एक ये बल्ब है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब बल्ब। यहाँ पे बात कर लेते हैं, देखिए फिर से लिख लेते हैं इसको, बल्ब, दिस इज द बल्ब, एक लाइट का सोर्स। लाइट यहाँ पे पूछा कैसे इमर्ज आउट हो जाएगा, ये देखिए ऐसा। अगर ये थीटा सी पे इंसिडेंट होगा तो ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, थीटा सी पे इंसिडेंट होगा तो ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, चूँकि यहाँ पे 90 डिग्री ये एंगल थीटा सी, नहीं तो उससे कम होना चाहिए। अगर इसका रेडियस हम लोग आर माने, ये हाइट एच है, ये 90 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा साइन थीटा सी। जस्ट अभी हम लोग सॉल्व किए तो टैन थीटा सी इक्वल टू आर बाई एच इक्वल टू 1/√μ² - 1 के बराबर। तो एरिया पूछा गया तो रेडियस आपके पास आ जाएगा h डिवाइडेड बाई √μ² - 1। तो एरिया की बात करें तो एरिया विल बी इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर का वैल्यू यहाँ पे लिखे तो h² डिवाइडेड बाई μ² - 1, सारी वैल्यूज पुट किए तो एरिया इक्वल टू पाई, पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 इंटू डेप्थ आपको दे रखा है 3√7, तो ये हो जाएगा 9 × 7 डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में लिख ले रहे हैं। और ये दे रखा है आपको 16/9, 16/9 - 1 सॉल्व किए तो आ गया 254.6
सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन दिखा आपको 4। नेक्स्ट question number 24. A ray of light is incident from air on a glass plate having thickness √7 centimeter and a refractive index 2/√3. The angle of incidence of a ray is equal to the critical angle for a glass air interface. बोला गया critical angle के बराबर है the lateral displacement. चलिए देखिए यहाँ पे critical angle की बात करें तो sin थीटा c will be equal to 1/μ, ऐसा जानते हैं 1/μ, म्यू का वैल्यू पुट किया 2/√3, तो ये आ गया √3/2। तो यहाँ से थीटा सी का वैल्यू जो दिखा वो आ गया 60 डिग्री, और यही बोला गया एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है अकॉर्डिंग टू पार्ट। तो देखिए क्या यहाँ से कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है तो जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, और साइन आई डिवाइड तो यहाँ से साइन आर भी लिख सकते हैं, तो साइन आर का वैल्यू हो जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर। तो क्या यहाँ से कॉस आर भी पता कर सकते हैं, कॉस आर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर आर के बराबर। तो ये वैल्यू पुट कर लिए तो √1 माइनस यानी कि म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई म्यू स्क्वायर, क्या कि भाई साइन आर की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लैटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला होता है D = T टाइम्स ऑफ साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, तो इसको रीअरेंज करने के लिए ऐसा किए। तो D = T इज द थिकनेस, फिर जानते हैं साइन ए माइनस बी का फार्मूला, तो लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कॉस आर माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस आई इंटू साइन आर डिवाइडेड बाई कॉस आर, इसलिए ऐसा किए हम लोग। देखिए कॉस आर से कॉस आर कट हो गया, साइन आर की जगह पे पुट कर सकते हैं साइन आई बाई म्यू, तो D = T टाइम्स ऑफ, एक बार एक स्टेप और लिख ले रहे हम लोग, साइन आई माइनस कॉस आई, आई चूंकि हम लोग जान गए यहाँ से क्रिटिकल एंगल के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 60 डिग्री है। साइन आर की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग साइन आई डिवाइडेड बाई म्यू, और कॉस आर की जगह पे जस्ट अभी लिखा गया यहाँ पे √μ स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई, ये भी रूट से बाहर तो म्यू कट हो जाएगा यहाँ से, तो साइन आई अब आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, T इंटू साइन आई हो गया कॉमन, तो ब्रैकेट में आपके पास बचा 1 माइनस कॉस आई डिवाइडेड बाई √μ स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, ये वैल्यू आपके पास आ गया। अब आई आपको दे रखा है, सारी वैल्यूज आपको दे रखा है, इसके टर्म में बस इसकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा D = T का वैल्यू √7, साइन 60 होता है √3/2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 60 यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाई म्यू का वैल्यू आपके पास है √ क्या इसको 4/3 लिखे माइनस, और साइन 60 होता है √3/2, तो क्या 3/4 आ जाएगा इसकी सारी वैल्यूज। फिर देखिए कुछ इसको एक स्टेप और लिख लेते हैं, √7 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 तो आएगा √7, और ये बाहर आ जाएगा 12 में, तो ये आ जाएगा आपके पास √ क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 7 डिवाइडेड बाई 12 आ गया, √7 यहाँ से आ जाएगा, कॉमन लेने के बाद सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्स में दिखेगा आपको 0.8 सेंटीमीटर के बराबर, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. A biconvex lens of focal length 20 cm is cut in two identical parts along a plane perpendicular to the principal axis. perpendicular to the principal axis कुछ ऐसे कट किया गया ऐसा। अगर इसका फोकल लेंथ f पावर p है तो कट करने के बाद में कुछ ये आपको दिखा ऐसा, ये पोर्शन और एक ये पोर्शन। अगर इसका फोकल लेंथ f डैश है तो क्या आप यहाँ से पहले लिख सकते हैं 1/f = म्यू माइनस 1 बाई, इसका फोकल लेंथ f है तो 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास म्यू माइनस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई r। देखिए 2 डिवाइडेड बाई r तो 1/f, तो यहाँ से आप f लिख सकते हैं f = r डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे f डैश की बात करें तो क्या लिख सकते हैं 1/f डैश विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1,
ये 1/r1 माइनस ये आ जाएगा इनफाइनाइट में माइनस का, चूंकि एक पोर्शन यहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है, प्लेन हो गया तो इसलिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 1/f डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। इनफाइनाइट क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे एक प्लेन, ये सरफेस प्लेन हो गया तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 0, कुछ ऐसा रिजल्ट आया। तो क्या यहाँ से f डैश की वैल्यू आप लिख सकते हैं, तो f डैश विल बी इक्वल टू r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, और r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 यहाँ किसके बराबर, 2f के बराबर। तो ये फोकल लेंथ यहाँ पे डबल हो गया, तो पावर यहाँ पे इस केस में p डैश हो जाएगा हाफ। तो पावर अगर हाफ हो गया तो पावर हम लोग जानते हैं कि पावर होता क्या भाई, पावर इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई f होता है। तो अगर यहाँ पे f, ये p डैश की बात करें तो f डैश आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे वैल्यू लिख लें 100 डिवाइडेड बाई, अब आ गया आपके पास f डैश, तो पावर p इक्वल टू 100, चूँकि सेंटीमीटर में, और f डैश का वैल्यू है आपके पास 2 इंटू f के बराबर। फोकल लेंथ आपको दे रखा है तो 2 इंटू 20 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ गया 2.5 डायोप्टर के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा है यहाँ पे थर्ड, ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट, question number 26. Given below two statement, if the Brewster's angle for the light propagating from air to glass is theta b, then the Brewster's angle for the light propagating from glass to air is pi/2 minus theta b। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये पर्टिकुलर किसी ब्रेविस्टर्स एंगल पे एक लाइट इंसिडेंस हुआ थीटा बी। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं ये एयर टू ग्लास की बात कर रहे हैं, एयर टू ग्लास। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है तो इसका भी एंगल सेम हो जाएगा थीटा बी। ये रिफ्लेक्टेड, ये आपके पास रिफ्रैक्टेड, ये प्रॉपर्टी के दोनों 90 डिग्री पे, तो ये एंगल आप बता सकते हैं, इसको थीटा डैश मान लिए। तो जान रहे हैं आप थीटा बी प्लस 90 प्लस थीटा डैश विल बी इक्वल टू 180। तो यहाँ से थीटा डैश आपके पास आ गया 90 माइनस थीटा बी के बराबर। आप ऐसा लिख लिए यहाँ पे, कोई प्रॉपर्टी से पता कर लिए, बिकॉज ये कम्प्लीटली पोलराइज, ये पार्शियली पोलराइज, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा डैश पता कर लिए, इस इंटरफेस पे थीटा डैश कितना होगा तो 90 माइनस थीटा बी। तो ये स्टेटमेंट तो कुछ करेक्ट दिख रहा है अभी हम लोगों को। दूसरी बात ये बताया गया आपको कि यहाँ पे ये इस बार ग्लास से जा रहा है, ग्लास से इसको थीटा बी डैश लिख लेते हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ तो ये भी थीटा बी डैश होगा, ये रिफ्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ मान लेते हैं इस बार थीटा डबल डैश। अगेन आप जानते हैं इस प्रॉपर्टी से आप इसको लिख सकते हैं, अगेन ये किसके बराबर है 90 डिग्री के बराबर। अगेन आप यहाँ से लिखेंगे तो थीटा डबल डैश आपके पास आ गया 90 माइनस थीटा बी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। स्नेल्स लॉ यूज किए, इस बार ये ग्लास से जा रहा है एयर की तरफ, ये चेक कर रहे हैं स्टेटमेंट सेकंड को। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो एयर से ग्लास में तो 1 इंटू साइन, स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं, साइन थीटा बी विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ इंटू साइन थीटा डैश। और साइन थीटा डैश आपके पास जानते हैं म्यू इंटू साइन थीटा डैश है 90 माइनस थीटा बी के बराबर। तो ये आ गया आपके पास कॉस थीटा बी। तो यहाँ से म्यू मिल जाएगा आपको, म्यू आ गया टैन थीटा बी के बराबर। तो यहाँ पे जब ऐसा होगा तो जरा चेक कर लेते हैं। इस बार देखिए, इस बार अगर स्नेल्स लॉ यूज करें तो आपके पास है म्यू इंटू साइन थीटा बी विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा डबल डैश। तो म्यू इंटू साइन थीटा बी विल बी इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा डबल डैश, that is 90 माइनस थीटा बी विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा बी। तो म्यू का वैल्यू आ गया आपके पास कॉट ऑफ थीटा बी, जिसको 1 अपॉन टैन थीटा बी लिख सकते हो, जबकि यहाँ पे दे रखा है आपको टैन इनवर्स म्यू जी के बराबर। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग हो गया, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। Next question, question number 27. In a Young's double slit experiment, the path difference at a certain point on the screen between two interfering waves is 1/12 of the wavelength. The ratio of intensity at this point to that the center of a bright fringe is close to. देखिए अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू आई मैक्स इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 लिख सकते हैं। तो आपसे रेशियो पूछ रहा है आई बाई आई मैक्स का, जो कि हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5/2। अगर ये वैल्यू पता कर ले तो आंसर आ जाएगा। तो फेज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स।
2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करके बोला गया लैम्डा बाई 12 के बराबर है, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास पाई बाई 6। यहाँ पे जब पुट किए तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ऑफ पाई बाई 6 बाई 12 किए तो आ गया पाई बाई 12 के बराबर। अगेन ये वैल्यू पुट किए तो कॉस स्क्वायर पाई का वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 12, तो ये मिला आपको कॉस स्क्वायर 15 डिग्री के बराबर। अब कॉस स्क्वायर 15 डिग्री तो फार्मूला एक जानते हैं, कॉस 2 थीटा विल बी इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो क्या यहाँ से रिजल्ट आ सकता है कॉस स्क्वायर 15 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, जिसको थीटा की जगह पे 15 डिग्री अगर पुट कर दें, ये वैल्यू देखिए यहाँ पे ये वैल्यू 15 पुट कर दे रहे हैं, cos 2 इंटू 15 तो ये हो गया 30 डिग्री, cos 30 होता है √3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4, तो यानी कि ये जो वैल्यू आएगा आपके पास 2 प्लस √3 बाई 4, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 प्लस √3 बाई 4, √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 2 बाई 4 किए तो ये अप्रॉक्स में आया 0.93, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। Next, question number 28. A single slit of width 0.2 mm is illuminated by a parallel beam of light of wavelength 5000 angstrom and the diffraction bands are observed on the screen 0.4 meter from the slit. The distance of the fourth dark band, ध्यान दीजिएगा डार्क बैंड है लेकिन डिफ्रैक्शन है, तो जस्ट अपोजिट टू द यंग्स डबल स्लिट, जो ब्राइट मिलता है यंग्स डबल स्लिट में वही सिंगल के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए वो मिलेगा डार्क के लिए, दैट इज एन लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल ए, तो एन का वैल्यू यहाँ पे बोला गया 4 है तो इसकी वैल्यू 4 पुट कर दिए। वेवलेंथ ऑफ द लाइट दे रखा है आपको यहाँ पे, वेवलेंथ ऑफ द लाइट दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इसको 5000 एंगस्ट्रॉम तो 10 टू द पावर -10 लिखे। सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन दे रखा है 0.4 मीटर तो 0.4 लिखे, एंड स्मॉल ए दे रखा है सिंगल विद है तो 0.2 mm के बराबर, तो -3 मीटर में कन्वर्ट कर लिए। सॉल्व किए ये रिजल्ट तो फिर रिवर्स लिखे तो 4 mm के बराबर आया, तो ऑप्शन दिखा हम लोगों को यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29. Reason based the assertion and reason, the phase difference of two light waves change if they travel through different media having same thickness but different indices of refraction. फेज डिफरेंस की बात किया तो देखिए हम लोग जानते हैं डेल्टा फाई जो होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के बराबर, और डेल्टा एक्स ही आपका है थिकनेस यहाँ पे, तो डेल्टा फाई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, और सिंस जानते हैं म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी है, वी स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, तो वी म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, बिकॉज वी बराबर एफ लैम्डा होता है। फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो वी इक्वल टू एफ लैम्डा, तो अगर यहाँ पे मीडियम बदलेगा तो वेवलेंथ बदलेगा, वेवलेंथ बदलेगा तो फेज यहाँ पे वो भी डिफरेंट हो जाएगा, तो असर्शन तो करेक्ट है। रीजन द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट हो गया, तो बोथ assertion reason and correct, and reason is the correct explanation, so option will be 4. Next, question number 30. In a compound microscope, the magnified virtual image is formed at a distance of 25 cm from the eyepiece. The focal length of its objective lens is 0.75 cm. If the magnification is 120 and the tube length of the microscope is 15 सेंटीमीटर, देन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस पूछा गया। तो देखिए अगर टेलीस्कोप इसके लिए बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, तो यहाँ पे लेंथ दे रखा है आपको 120, तो ये जानते हैं हम लोग फार्मूला मैग्निफिकेशन का, सॉरी ये मैग्निफिकेशन दे रखा है 120, जबकि यहाँ पे लेंथ जो दे रखा है लेंथ ऑफ द ट्यूब 15 सेंटीमीटर है। इसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, ये आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर के बराबर, दिस इज द 15 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फार्मूला तो L डिवाइडेड बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई लिख सकते हैं। तो लेंथ आपको दे रखा है ये 15 सेंटीमीटर और एफ ओ
फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस दे रखा है 0.75, तो 0.75 तो 1 प्लस ये डिस्टिंक्ट रीजन तो 25 FE पता करना है, और M आपको दे रखा है यहाँ पे 120। तो यहाँ से जब सॉल्व किए तो FE का वैल्यू आ गया 5 सेंटीमीटर के बराबर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट, FE विल बी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग पुट किए वो वैल्यू के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे सॉल्व की है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट है, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज 40 सेंटीमीटर, तो L इज इक्वल टू फॉर टेलीस्कोप तो FO प्लस FE is equal to 40 सेंटीमीटर दे रखा है। द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव व्हेन द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप, एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात करें तो रेशियो हो जाएगा FO बाई FE, वो दे रखा है आपको 4 के बराबर, तो FO विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ FE, यहाँ पुट कर दिए तो आपको मिला 5 ऑफ FE विल बी इक्वल टू 40, तो FE आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पूछा गया आपसे कि द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या होगा, तो यहाँ पे पुट कर दिया 4 इंटू 8, तो ये आ गया 32 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। Two coherent sources having intensity in the ratio 9 beta produce an interference pattern. The ratio I max minus I min और I max और I min। देखिए हम लोग बात करें I max के बारे में, तो I max will be equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2, और I min की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, I min will be equal to I1 plus I2 minus 2 root I1 इंटू रूट I2। दोनों को यहाँ पे सम कर लेते हैं, I max और पहले I min, दोनों को पहले माइनस कर लेते हैं, तो क्या रिजल्ट मिला आपको, I max माइनस I min का वैल्यू, इसमें इसको माइनस किया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो ये ऐड होकर आ गया 4 टाइम्स ऑफ I1 I2 का अंडर रूट, और I max प्लस I min करते हैं, I max प्लस I min की बात करें तो दोनों को ऐड किए तो ये कट हुआ, तो ये आ गया आपके पास 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, दोनों को डिवाइड कर दिया। जैसे इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड किए तो रिजल्ट आपके पास क्या आ गया भाई, रिजल्ट आया 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I1 I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2, तो यहाँ से जरा I2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास I1 बाई I2 प्लस 1। फिर देखिए क्या इसको दोबारा रीअरेंज करके कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I1 बाई I2 डिवाइडेड बाई I1 बाई I2 प्लस 1। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दे, बिकॉज I1 बाई I2 रेशियो जो है वो 9 बीटा दे रखा है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 9 बीटा डिवाइडेड बाई 9 बीटा प्लस 1, तो क्या 9 बीटा यहाँ से 3 कॉमन आया, तो क्या 6 रूट बीटा डिवाइडेड बाई 9 बीटा प्लस 1, तो ऑप्शन दिखा आपको 6 रूट बीटा 1 प्लस 9 बीटा, तो सेकंड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Two beams of light having intensities I and 9I interference to produce a fringe pattern on a screen. The phase difference between the two beams are pi by 2 and pi by 3 at points A and B respectively. The difference between the resultant intensities at the 2 points is xi, then the value of x. यानी पहले इंटेंसिटी की बात करें तो I will be equal to I1 plus I2 plus 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 इंटू cos phi अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो I इक्वल टू यहाँ पे फॉर ए के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, तो इंटेंसिटी I है, दूसरा इंटेंसिटी 9I है प्लस 2 अंडर रूट I अंडर रूट 9I, लेकिन एंगल दे रखा है पाई बाई 2, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 10I के बराबर। I फॉर ए के लिए बात की है। सिमिलरली अगर यहीं पे B के लिए बात करें तो I फॉर B, जबकि फेज डिफरेंस आपके पास इस बार है पाई बाई 3 का, तो 9I प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट I
√9i इंटू कॉस ऑफ π/3। π/3 यानी 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री की बात करें तो 1/2, 2 से 2 कट हो गया, तो ये आपके पास आ गया 3i और ये आ गया आपके पास 10, तो ये आ गया 13i के बराबर इंटेंसिटी फॉर बी। बोला गया डिफरेंस बिटवीन रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स इज xi, यानी अगर डिफरेंस की बात करें तो IB माइनस IA जो कि 13i माइनस 10i विल बी इक्वल टू, ये दे रखा है xi के बराबर, तो ये आ गया 3i इक्वल टू xi, तो कंपेयर किए तो x बराबर आ गया 3, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। Unpolarized light of intensity I passes through an ideal polarizer A. Another identical polarizer B is placed behind A. पहले देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक पहले पोलराइजर A बना लेते हैं, ऐसा आइडियल पोलराइजर है जिससे एक लाइट जिसका इंटेंसिटी I पास किया, तो यहाँ पे जो लाइट आएगा वो I/2 मिला। अब इसके बिहाइंड में एक और पोलराइजर B प्लेस किया गया, उससे भी जब इंटेंसिटी ये लाइट पास हुआ तब ये देखिए ऐसा इमर्ज होने वाली लाइट की इंटेंसिटी भी I/2 है। ये तभी पॉसिबल होगा जब बोथ आर प्लेस्ड पैरेलली, बिकॉज फ्रॉम मेलस लॉ से जानते हैं I इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो cos 0 1, तो जो यहाँ पे इनकमिंग इंटेंसिटी होगा वही यहाँ पे आउटगोइंग मिलेगा, तो यहाँ से समझ गए कि थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, यानी कि A एंड B प्लेस्ड पैरेलली, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, आप ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया फिर आगे, नाउ अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर C इज प्लेस्ड बिटवीन A एंड B, द इंटेंसिटी बियॉन्ड B इज नाउ फाइंड टू बी 9i/32। अब यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसा कि A है पोलराइजर ऐसा, इसके बीच में एक आ गया पोलराइजर C, तो मान लेते हैं ये C कुछ ऐसा, यहाँ से इसका एंगल थीटा दिख रहा है, ये है C वाला, ये है A, और यहाँ से जो B है ये भी अभी पैरेलली प्लेस्ड है ऐसा, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी की जो वैल्यू बताया गया वो 9i/32 है आफ्टर C के आने की वजह से। अगर A और B के बीच में बात करें तो एंगल आपको दिखा थीटा, तो B और C के बीच में भी एंगल क्या हो जाएगा थीटा, A एंड C के बीच में एंगल थीटा, तो B एंड C के बीच में भी एंगल कितना बनेगा थीटा, बिकॉज A एंड B आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पे आने वाली इंटेंसिटी कितना था I/2, तो क्या यहाँ पे I' की बात करें तो फ्रॉम माइलस लॉ से I' विल बी इक्वल टू I/2 कमिंग इंटेंसिटी इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर किसके लिए लिखे, A और C के लिए I', और यहाँ पे आने वाली इंटेंसिटी को I" लिख लेते हैं, तो I" नाउ अगेन फ्रॉम माइलस लॉ से I', अब इनकमिंग इंटेंसिटी तो अपने पास I' है और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल भी कितना है कॉस स्क्वायर एक थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पुट किए तो आ गया I/2 इंटू कॉस की पावर 4 इंटू थीटा, लेकिन I" आपको दे दिया गया 9i/32, तो इसको लिख सकते हैं 9i/32 विल बी इक्वल टू I/2 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, तो I से I कट हो गया, यहाँ 16 आ गया, तो क्या आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 3/4, तो क्या यहाँ से कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा √3/2, कितने का वैल्यू होता है ये 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू आ गया आपके पास 30 डिग्री, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। Two identical glass MUGs 3/2 equiconvex lenses of focal length f each are kept in contact. The space between the two lenses is filled with liquid mu equal to 5/3 the focal length of the combination। यानी देखिए कुछ ऐसा है कि पहले दो इक्विकॉन्वेक्स लेंस हैं ऐसे प्लेस किया गया, तो इसके बीच में एक लिक्विड को इंसर्ट करा दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अगर यहाँ पे बात करें तो इस कॉम्बिनेशन में आपको दिखा क्या, पहले एक ये दिख रहा है
दूसरा यहाँ पे फिर एक कॉन्केव प्रॉपर्टी रखता हुआ लेंस दिखा, फिर तीसरा यहाँ पे आपको फिर से दिखा। तो इस कॉम्बिनेशन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा क्या होगा। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एफ, सॉरी इसका फोकल लेंथ एफ है, इसका फोकल लेंथ एफ, इसके फोकल लेंथ को एफ डैश लिख लेते हैं। अगर इसके फोकल लेंथ की बात करें तो 1/f इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r माइनस ऑफ -1/r। तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे ग्लास का बना तो 3/2 -1 इंटू 2/r, तो ये आ गया 1/2 यानी 1/r के बराबर। तो फोकल लेंथ आपका यहाँ पे दिखा r के बराबर, इसके रेडियस के बराबर। जबकि 1/f डैश की बात करें फॉर कॉन्केव लेंस के लिए 1/f डैश म्यू -1 म्यू दे रखा है इसका 5/3 -1 इंटू माइनस का 1/r और ये माइनस का 1/r, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 1/1 हो जाएगा 2/3 इंटू माइनस का 2/r, तो ये आ गया माइनस का 4/3। और r का वैल्यू किसके बराबर है, f के बराबर। ये देखिए r का वैल्यू तो 1/f डैश, तो यहाँ से f डैश का वैल्यू मिल गया आपको -3/4f। इधर लिख ले रहे हैं इसको ऊपर, देखिए इसको ऊपर लिख ले रहे हैं। तो f डैश का वैल्यू आपके पास आ गया -3/4f। तो पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इसका वैल्यू 1/f, इसका वैल्यू माइनस का 3/4f प्लस ये आ गया 1/f, इसके सॉरी इसका वैल्यू अगर f डैश लिख रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ से लिख लेंगे। देखो वहाँ पे f पता कर लिए, इसकी वैल्यू को आप रिवर्स करके फिर से आप लिख सकते हैं। दैट इज़ क्या आ जाएगा ये माइनस का 4/3f। तो ये देखिए ये वैल्यू दिखा आपको 2/f माइनस का 4/3f। अगर यहाँ से 3f एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा आपके पास 6 - 4, तो दैट इज़ यहाँ पे 6 - 4 दैट इज़ आ गया आपके पास 2/3f। तो पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 3f/2, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। In Young's double slit experiment, the separation d between the slits is 2.4 mm. The wavelength lambda of the light is used 5896 angstrom and distance d between the screen and the slit is 100 cm. It is found that the angular width of the fringe is 0.3 degree. To increase the fringe angular width is 0.4, find the separation. The separation between the slits needs to be changed to। देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सिंस जानते हैं थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी के बराबर होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं आप थीटा इक्वल टू एंगुलर फ्रिंज विद। अगर याद है आपको तो इसको लिख सकते हैं फ्रिंज विद डिवाइडेड बाई कैपिटल डी, और फ्रिंज विद होता है लैम्डा डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी, दैट इज लैम्डा बाई डी के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए थीटा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d दिखा, तो यानी कि θ1/θ2 विल बी इक्वल टू d2/d1। तो क्या यहाँ से आप d2 लिख सकते हैं, तो d2 विल बी इक्वल टू θ1 डिवाइडेड बाई θ2 इंटू d1, और θ1 आपको दे रखा है 0.3 डिग्री के बराबर, तो डिवाइडेड बाई दूसरा θ2 दे रखा है 0.4 इंटू d1 का वैल्यू आपको दे रखा है 2.4, स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस है 2.4। तो इसको सॉल्व किए तो यह आ गया आपके पास 1.8 mm के बराबर। तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 37. If a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered during the last n second of its ascent बोला गया। देखिए क्या है कि बॉल यहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया गया किसी स्पीड u से ऐसा, तो ये बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद फिर ये वापस ऐसे आएगा। तो अगर ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचा तो इसके पास हाइट टोटल कितना होगा कैपिटल H। तो पूछा यहाँ पे लास्ट सेकंड n सेकंड में, तो लास्ट n सेकंड, तो ये आपके पास n सेकंड, तो मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल किया h1, तो यहाँ पे ये हाइट किसके बराबर हो जाएगा h2 के बराबर। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने का समय लग रहा कैपिटल T मान लेते हैं, जो कि टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होता है, जिसको आप u/g बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का समय n है, तो इसके लिए समय कितना हो जाएगा, तो क्या आप t - n लिख सकते हैं, जिसको आप लिख सकते हैं t - n के बराबर, दैट इज कैपिटल T -
n सेकंड में ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा h2। तो कैपिटल H के लिए अगर हम लोग बात करें तो कैपिटल H विल बी इक्वल टू ut, समय t ले रहा है, माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 फॉर अपवर्ड मोशन के लिए। वैसे ही हम लोग यहाँ h2 के लिए बात करें तो h2 विल बी इक्वल टू, अब समय है आपके पास ut माइनस n इंटू माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी माइनस एन का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब पूछा गया हम लोगों से h1, तो क्या h1 की वैल्यू पता कर सकते हैं जो कि लास्ट सेकंड में है, तो कैपिटल H माइनस h2, कैपिटल H का वैल्यू पुट किए तो आ गया ut माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, और माइनस टाइम्स ऑफ h2 का वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे u टाइम्स ऑफ t माइनस n माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी माइनस एन का होल स्क्वायर। और t का वैल्यू अभी भी बताया गया कि टाइम ऑफ एसेंट के बराबर है, तो t का वैल्यू अगर पुट करें टाइम ऑफ एसेंट जो कि होता है u बाई जी के बराबर, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा h1 इक्वल टू विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास u बाई जी, तो u स्क्वायर बाई जी, u स्क्वायर बाई जी, तो ये बचेगा आपके पास u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g माइनस, अब यहाँ पे पुट कर रहे हैं ये वैल्यू u आ गया, t का वैल्यू यहाँ पे u बाई जी माइनस n माइनस हाफ ऑफ g इंटू टी का वैल्यू u बाई जी माइनस n का होल स्क्वायर। इसको जब रीअरेंज करके सॉल्व किए तो रिजल्ट आया हाफ ऑफ g इंटू एन स्क्वायर, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, a particle moving a circle of radius r with a uniform speed taken time t to complete one revolution. If this time were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the range attained by equal to 6r, the angle of a projection theta। देखिए अगर ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है स्पीड v से चलते हुए, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 पाई आर बाई वी, तो यहाँ से v आ गया आपके पास 2 पाई आर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कैपिटल t के बराबर, ये लिख लिया आप यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम का यहाँ फंक्शन दे रखा है। फिर पूछा गया रेंज, तो रेंज का वैल्यू जानते हैं होता है वी स्क्वायर साइन, क्योंकि सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली, तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी के बराबर, और यहीं पे ये रेंज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 6r के बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। v का वैल्यू पुट किए तो ये आ गया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो एक r से r कट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ गया साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आ गया 6 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू आर, तो क्या इसको 3gt बाई कुछ ऐसा 2 से कट कर दिए, तो 3gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर इंटू आर, तो साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा कितना आ गया भाई साइन इनवर्स, फिर से एक बार ये स्टेप लिखना पड़ा क्या 3gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ पाई स्क्वायर इंटू आर, तो थीटा बराबर कितना आ गया 1/2 साइन इनवर्स, जो ब्रैकेट में लिखा 3gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर इंटू आर, तो ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पे सेकंड, 3gt स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर, तो ऑप्शन आ गया आपके पास सेकंड। नेक्स्ट नंबर 39, मैच द कॉलम, लिस्ट 1 कैपेसिटेंस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो F बराबर Q इंटू ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E इक्वल टू F बाई क्यू, फोर्स होता है MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाई चार्ज है 80, तो ये आ गया MLA इनवर्स T माइनस 3, तो जहाँ पे ऐसा दिखा वो आंसर तो फर्स्ट में दिखा, तो सारे ऑप्शन में देखो डी फर्स्ट है, तो अभी यहाँ पे ऑप्शन कोई भी हो सकता है, अभी हम लोग यहाँ पे ये इसको मिला दिए। परमिएबिलिटी की बात करें तो परमिएबिलिटी म्यू इक्वल टू, इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, तो न्यूटन का डायमेंशन MLT माइनस 2 और ये हो गया A माइनस 2, तो डी का सी का यहाँ पे मिला हम लोगों को ML इनवर्स, देखिए ML इनवर्स MLT माइनस 1, तो सी का आ गया 4, तो सी का 4 सिर्फ एक ही में दिख रहा था, तो डायरेक्ट आप यहाँ से टिक कर सकते थे 3 को। वैसे भी बी का परमिटिविटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो यहाँ से न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर, तो यहाँ पे बी का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास सेकंड के बराबर, और यहाँ पे बचा फर्स्ट, तो ये आ गया थर्ड, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट Now next question, question number 40. The 1 year constant of 1 year caliper is 0.1 mm.
1 ईयर कांस्टेंट का मतलब ही होता है लीस्ट काउंट, या तो इसको लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो 1 ईयर कांस्टेंट जिसका वैल्यू दे रखा है आपको 0.1 mm यहाँ पे, या फिर 0.01 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। एंड इट हैज़ अ जीरो एरर ऑफ -0 पॉइंट, तो एरर जो वैल्यू दे रखा है एरर दैट इज माइनस का 0.07 सेंटीमीटर के बराबर। While measuring the diameter of a sphere, the main scale reading is 3.6 centimeter. Main scale reading तो MSR will be equal to 3.6 सेंटीमीटर के बराबर। Coinciding 1 year division यानी कि VSR दे रखा है, 1 year scale reading आपको दे रखा है यहाँ पे 4 के बराबर। सारी वैल्यूज दे रखा है। तो डायमीटर की बात की तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस या माइनस 0 एरर। अगर यहाँ पे बात करें तो मेन स्केल रीडिंग आपको दे रखा है 3.6, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख ले रहे हैं, देखिए 3.6 प्लस VSR आपको दे रखा है 4, लीस्ट काउंट का वैल्यू दे रखा है आपको 0.01, एरर नेगेटिव है तो हम लोग किस में लिखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव में, तो 0.07। सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आ गया 3.71 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आ गया आपके पास फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। The time taken by an objective to slide down 45 degree rough inclined plane is 2n times at it takes the slide down तो perfectly smooth। देखिए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ये स्मूथ है तो 45 डिग्री, ये यहाँ पे रफ है म्यू, तो यहाँ पे ये भी दे रखा है 45 डिग्री। स्लाइड डाउन किया तो u0, स्लाइड डाउन हुआ तो u0, ये नीचे आएगा एक्सेलरेशन g साइन थीटा से, ये नीचे आएगा एक्सेलरेशन, इसके पास एक्सेलरेशन को AD लिख ले रहे हैं। अगर इसको A बोल दें, इसको B बोल दें, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई A विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई B, तो हाफ ऑफ A का वैल्यू g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ A, चूँकि रफ सरफेस है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन g साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा इंटू, अब समय यहाँ पे लिख लेना दे रखा है यहाँ पे एन टी स्क्वायर, पहले एक फार्मूला रिजर्व कर ले, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो हाफ ऑफ जी कट हो गया, टी स्क्वायर कट हो गया, तो यहाँ से आया आपके पास साइन थीटा इक्वल टू यहाँ से आपने कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये आ गया आपके पास टैन थीटा माइनस म्यू के का वैल्यू, और इंटू क्या दिखा आपको यहाँ पे एन स्क्वायर, तो ये वैल्यू यहाँ से दिखा टैन थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर टैन थीटा माइनस एन स्क्वायर म्यू के बराबर। इधर ट्रांसफर कर दिए तो एन स्क्वायर म्यू के विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू टैन थीटा, तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया म्यू इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एन स्क्वायर इंटू टैन थीटा, जिसको डायरेक्ट आप एज ए फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं 1 माइनस 1 बाई, अब n की जगह पे दे रखा है 2n, तो 2n का स्क्वायर पुट किए, थीटा की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 45, तो 45 पुट किए, तो दैट इज़ 1 माइनस 1 बाई 4n स्क्वायर, तो ऑप्शन आपको दिखा 4। नेक्स्ट A cylinder uniform rod of mass m and length 12 is pivoted at one end so that it can rotate in a vertical plane. See figure, there is a negligible friction at the pivoted point. The free end is held vertically above the pivoted and then release the angular acceleration of the rod when it makes an angle theta with the vertical. अगर यहाँ पे बात करें तो इसके पास एक ही फोर्स मिलेगा आपको mg, इसका वेट, इसके अगर mg है तो जिसके अबाउट ये रोटेट किया तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल लेंथ 12 है तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास से लगने वाले वेट का यहाँ पे लेंथ हो जाएगा L, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा L साइन थीटा। चूँकि यहाँ पे फोर्स यानी टॉर्क चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए और एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क के लिए फोर्स चाहिए, तो फोर्स मिलेगा mg और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका दैट इज साइन थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज पॉइंट, तो 1/3 m इंटू 2l का स्क्वायर इंटू यहाँ पे एल्फा आ गया, m से m कट हो गया, l से एक l कट हो जाएगा, तो यहाँ से एल्फा दिखा आपको 3g इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई
4L डिवाइडेड बाई 4L, बिकॉज इसका स्क्वायर भी है ना, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ से आ जाएगा 3g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4L, 3g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4L। तो ऑप्शन दिखा आपको 3g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4L 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, जैसे एलिप्टिकल ऑर्बिट की बात हुई ऐसा बना लिए, तो ये इसके फोकस पे यहाँ पे सन एक प्लैनेट इसके चारों तरफ स्पीड v से रिवॉल्व कर रहा है, इसके बीच का सेपरेशन, तो अगर इसका मास स्मॉल m, सन का यहाँ पे मास कैपिटल M, तो इसके पास लगने वाला एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F होगा आपके पास। द क्यूब ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द मेजर, तो उल्टा बोल दिया, अकॉर्डिंग टू कैपलर्स लॉ टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है, तो पहला यहाँ पे रॉन्ग। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये करेक्ट हुआ यहाँ पे। द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन, F इज इक्वल टू Gm1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो ये भी करेक्ट है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो बी सी डी जहाँ पे वो ऑप्शन, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a metal wire of length 0.6 meter in cross sectional area of 10⁻⁻5 meter square has breaking strength 7.2 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो यहाँ से टेंशन आपको मिल गया स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया, तो पूछा गया हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर मूव कर रहा है तो यही टेंशन प्रोवाइड कराएगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, तो mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो ये हो गया आपके पास स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, सारी वैल्यूज दे रखा है, तो 7.2 इंटू 10⁻⁹ इंटू एरिया दे रखा है 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, मास दे रखा है आपको मेटल ये ब्लॉक ऑफ मास 12 kg, तो 12 लिखे, वी स्क्वायर चाहिए डिवाइडेड बाई आर की बात किए तो रेडियस ऑफ द रोटेटिंग 0.6 मीटर दे रखा है 0.6, तो यहाँ से सॉल्व किए तो v का वैल्यू आ गया 60 मीटर पर सेकंड, तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, the velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some times. If the density of glycerine is 3d by 4 then the viscous force acting on the ball will be। देखिए अगर किसी विस्कस फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट ये बॉल है तो सबसे पहले इसका वेट mg, तो बियॉन्सी फोर्स भी एक्ट होगा, साथ साथ में विस्कस फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एट इक्विलिब्रियम विस्कस फोर्स प्लस बियॉन्सी फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय mg, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स पूछा गया तो F विस्कस फोर्स विल बी इक्वल टू mg माइनस बियॉन्सी फोर्स, और बियॉन्सी फोर्स के लिए हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम डेंसिटी R इंटू वॉल्यूम इंटू जी के बराबर, तो यहाँ पे लिख रहे हैं m इंटू जी माइनस डेंसिटी, यहाँ पे दे रखा है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दे रखा है, उसको भी बाद में इसको पहले d2 लिख ले रहा है, और इसके डेंसिटी को वॉल्यूम मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो क्या इसके वॉल्यूम बराबर लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी d1 इंटू जी, तो यहाँ से mg कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस d2 बाई d1, जहाँ पे d2 क्या है आपके पास डेंसिटी ऑफ द मीडियम दे रखा है जो कि ग्लिसरीन का है, तो फिर विस्कस फोर्स आ गया आपके पास mg, 1 माइनस d2 का वैल्यू है 3d बाई 4 डिवाइडेड बाई d दे रखा है ये डेंसिटी, तो ये आ गया mg 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 विल बी इक्वल टू mg बाई 4, दिस इज द विस्कस फोर्स, तो आंसर आया आपके पास सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डिस्कशन, होप सो आप लोगों का पेपर अच्छा होगा, बहुत सारी हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच।